हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए फिर से एक नया वीडियो। जैसा कि हम लोग डेली टेक्निकल सब्जेक्ट्स के 50 क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो उसके हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं। आज के हमारा टॉपिक है पहला आज के हमारे कुछ टॉपिक हैं, तो उनमें से पहला टॉपिक हमारा एफ्लुएंट स्टैंडर्ड, दूसरा है सेप्टिक टैंक है, नॉइज़ पोल्यूशन है और एयर पोल्यूशन है। इन 4 टॉपिक से हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है, एज पर CPCB norms the maximum permissible BOD for treated effluent discharge into inland surface water is, यानी CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार मैक्सिमम परमिसिबल BOD क्या होगी ट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज की इनलैंड सरफेस वाटर के लिए। तो फॉर इनलैंड सरफेस डिस्चार्ज ये लिमिट हमारी है BOD इज लेस देन या इक्वल टू 30 mg पर लीटर। BOD इज लेस देन या इक्वल टू 30 mg पर लीटर। यह लिमिट इसलिए रखी जाती है ताकि रिसीविंग वाटर में DO डेपिलेशन ना हो और एक्वाटिक लाइफ सुरक्षित हो। BOD की यह लिमिट इसलिए स्पेसिफाई की जाती है, रखी जाती है, ताकि जो हम पानी देते हैं, रिसीविंग वाटर जो हमारा है, उससे DO डेपिलेशन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन डेपिलेशन ना हो और एक्वाटिक लाइफ सुरक्षित रहे, यानी पानी में ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी ना हो। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। BOD कितना रहना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 30 mg पर लीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, मैक्सिमम परमिसिबल pH रेंज फॉर एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू पब्लिक सीवर्स। पब्लिक सीवर्स में एफ्लुएंट डिस्चार्ज का pH क्या होना चाहिए? पर मैक्सिमम परमिसिबल pH रेंज क्या होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम परमिसिबल pH रेंज फॉर एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू पब्लिक सीवर्स। तो अकॉर्डिंग टू CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार अलाउबल pH हमारा 5.5 से 9 रहता है फॉर सीवर डिस्चार्ज के लिए 5.5 से 9 रहता है यह रेंज। एसिटिक या हाईली अल्कलाइन एफ्लुएंट्स पाइपलाइन कोरोजन या माइक्रोवेल एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। अगर हमारा डिस्चार्ज जो है एसिटिक या हाईली अल्कलाइन है तो क्या करता है? पाइपलाइन में कोरोजन कर सकता है, माइक्रोवेल एक्टिविटी को प्रभावित करता है। तो मैक्सिमम परमिसिबल pH रेंज हमारा होता है 5.5 से 9। 5.5 से 9। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, एज पर MOEFCC स्टैंडर्ड्स टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स लिमिट फॉर एफ्लुएंट इनटू इनलैंड सरफेस वाटर। इनलैंड सरफेस वाटर के अनुसार टोटल TSS कितना होना चाहिए? इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। MOEFCC का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अनुसार, इसके स्टैंडर्ड के अनुसार TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की लिमिट फॉर एफ्लुएंट इनटू इनलैंड सरफेस वाटर के लिए हमारा रहना चाहिए लेस देन या इक्वल टू 100 mg पर लीटर। TSS लेस देन या इक्वल टू 100 mg पर लीटर फॉर इनलैंड सरफेस वाटर डिस्चार्ज, जिससे टर्बिडिटी कम रहे और सनलाइट पेनिट्रेशन इकोसिस्टम में बनी रहे। यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स 100 mg पर लीटर से कम रहना चाहिए या 100 mg पर लीटर के बराबर होना चाहिए TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ताकि टर्बिडिटी हमारी कम रहे और सनलाइट पेनिट्रेशन बनी रहे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, 100 mg पर लीटर। चलते हैं अगले सवाल पर। मैक्सिमम परमिसिबल ऑयल एंड ग्रीस कंटेंट इन एफ्लुएंट फॉर इनलैंड सरफेस वाटर डिस्चार्ज। इनलैंड सरफेस वाटर डिस्चार्ज के लिए मैक्सिमम परमिसिबल ऑयल एंड ग्रीस कंटेंट एफ्लुएंट में कितना होना चाहिए? तो ऑयल और ग्रीस ग्रेटर देन 10 mg पर लीटर एक्वाटिक लाइफ के लिए टॉक्सिक और
डीओ ट्रांसफ़र को रोक सकता है। तो कितना रहना चाहिए? मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा हमारा ऑयल एंड ग्रीस है तो क्या क्या कर सकता है? एक्वेटिक लाइफ के लिए टॉक्सिक और डिजॉल्व ऑक्सीजन ट्रांसफ़र को रोक सकता है, डीओ को रोक सकता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ट्रांसफ़र को रोक सकता है और एक्वेटिक लाइफ हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10 mg पर लीटर। ऑयल और ग्रीस कितना होना चाहिए कंटेंट? मैक्सिमम 10 mg पर लीटर। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा है फॉर फॉर लैंड इरिगेशन मैक्सिमम परमिसिबल बीओडी इन ट्रीटेड वेस्ट वाटर में मैक्सिमम बीओडी कितना होना चाहिए फॉर लैंड इरिगेशन के लिए? लैंड इरिगेशन के लिए मैक्सिमम परमिसिबल बीओडी ट्रीटेड वेस्ट वाटर कितना होना चाहिए? फॉर लैंड एप्लीकेशन में हायर बीओडी परमिसिबल लेस देन या इक्वल टू 100 mg पर लीटर होना चाहिए, क्योंकि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड कर देता है। क्या करता है? क्योंकि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर्स को डिग्रेड कर देते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें, ऑप्शन डी। कितना होना चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल बीओडी इन ट्रीटेड वाटर वेस्ट वाटर के लिए कितना होना चाहिए? वेस्ट वाटर में लैंड इरिगेशन के लिए 100 mg पर लीटर, 100 mg पर लीटर से कम होना चाहिए, इक्वल टू 100 mg पर लीटर। तो लैंड इरिगेशन के लिए मैक्सिमम परमिसिबल बीओडी इन ट्रीटेड वेस्ट वाटर कितना होना चाहिए? 100 mg पर लीटर। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर फॉर एफ्लुएंट डिस्चार्ज into surface water should not exceed ambient temperature by more than, यानी मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर कितना होना चाहिए एफ्लुएंट डिस्चार्ज के लिए इनटू सरफेस वाटर में शुड नॉट एक्सीड एम्बिएंट टेम्परेचर, इतने से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो हमारा 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्मल पॉल्यूशन एक्वेटिक लाइफ मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करता है। थर्मल पॉल्यूशन यानी टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा, थर्मल पॉल्यूशन एक्वेटिक लाइफ मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, इसलिए 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस अलाउ नहीं है। तो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा फॉर कोस्टल वाटर डिस्चार्ज परमिसिबल पीएच रेंज, कोस्टल वाटर डिस्चार्ज के लिए परमिसिबल पीएच रेंज क्या होनी चाहिए? तो कोस्टल वाटर डिस्चार्ज के लिए हमारा परमिसिबल पीएच रेंज होता है 6 से 9। कितना होता है? 6 से 9। ऑप्शन हमारा डी सही है। कोस्टल वाटर डिस्चार्ज के लिए पीएच हमारा रेंज होना चाहिए होता है 6 to 9। As per standards, maximum permissible for inland surface water discharge, surface water discharge के लिए मैक्सिमम परमिसिबल सीओडी कितना होना चाहिए? तो हमारा सीओडी लेस देन या इक्वल टू 250 mg पर लीटर होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनिक लोड मैनेजेबल रहे और एक्वेटिक लाइफ हार्म ना हो। तो मैक्सिमम सीओडी हमारा 250 mg पर लीटर रहना चाहिए इनलैंड सरफेस वाटर डिस्चार्ज के लिए, जिससे एक्वेटिक लाइफ हार्म ना हो और ऑर्गेनिक लोड मैनेजेबल रहे। कितना? 250 mg पर लीटर सीओडी होना चाहिए। 250 mg पर लीटर से लेस देन यानी कम या बराबर। सो सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा फॉर पब्लिक सीवर डिस्चार्ज मैक्सिमम टीएसएस अलाउड, पब्लिक सीवर डिस्चार्ज के लिए मैक्सिमम यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कितना होना चाहिए? तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड अलाउड होता है 400 mg पर लीटर तक। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स हायर लोड हैंडल कर सकते हैं, इसलिए 400 mg पर लीटर तक टीएसएस अलाउड है। पब्लिक सीवर डिस्चार्ज मैक्सिमम टीएसएस अलाउड 400 mg पर लीटर, कितना? 400 mg पर लीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है फॉर इनलैंड सरफेस वाटर परमिसिबल फेकल कॉलिफॉर्म काउंट इज, इनलैंड सरफेस वाटर के लिए परमिसिबल फैकल कॉलिफॉर्म कितना होना चाहिए? तो सीपीसीबी नॉर्म्स के अनुसार यानी सेंट्रल
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 500 MPN पर 100 ml टू प्रिवेंट डिजीज स्प्रेड। कितना होना चाहिए? 500 MPN पर 100 ml से कम या बराबर होना चाहिए। फेकल कॉलिफॉर्म काउंट कितना होना चाहिए? 500 MPN पर 100 ml से कम या इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डिजीज स्प्रेड हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो बीमारियां फैल जाएंगी, इसीलिए हमारा फैकल कॉलिफॉर्म होना चाहिए 500 MPN पर 100 ml। अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर ड्रिंकिंग वाटर सोर्स आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट परमिसिबल टर्बिडिटी इन NTUs। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद ड्रिंकिंग वाटर सोर्स में टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए? तो आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हमारा टर्बिडिटी भाई लेस देन इक्वल टू 5 अलाउड है। कितनी? लेस देन इक्वल टू 5 NTU। IS 10-500-2012 के अनुसार कितना? लेस देन इक्वल टू 5 NTU। इतना जो है अलाउड है, इतना टर्बिडिटी अलाउड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर शुड हैव मिनिमम DO लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल मिनिमम रिवर्स में कितना रहना चाहिए एफ्लुएंट डिस्चार्ज करने पर? तो मिनिमम हमारा रहना चाहिए 4 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 mg पर लीटर होना चाहिए। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 mg पर लीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 5 mg पर लीटर रहना चाहिए। अगला सवाल हमारा रिकमेंडेड डिटेंशन पीरियड फॉर सीवेज इन सेप्टिक टैंक इन वार्म क्लाइमेट। वार्म क्लाइमेट में रिकमेंडेड डिटेंशन पीरियड क्या है सीवेज सेप्टिक टैंक के लिए? यहाँ से हमारे सेप्टिक टैंक के टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब सेप्टिक टैंक के क्वेश्चन चलेंगे। तो वार्म क्लाइमेट में 24 आवर्स डिटेंशन टाइम दिया जाता है ताकि सॉलिड्स सेटल हो जाए और एनारोबिक डाइजेशन पूरा हो सके। हम सब लोग जानते हैं कि सेप्टिक टैंक में एनारोबिक डाइजेशन होता है, तो हमारा 24 आवर्स डिटेंशन टाइम दिया जाता है जिससे सॉलिड्स सेटल हो सके और एनारोबिक डाइजेशन कंप्लीट हो सके। IS 2470 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग ऐसा है। तो 24 आवर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है sludge withdrawal from septic tank it is recommended after। sludge withdrawal septic tank यानी स्लज कितने दिनों बाद निकाला जाना चाहिए सेप्टिक टैंक से, क्या रिकमेंडेशन उसके लिए? तो 12 मंथ्स के बाद स्लज का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है जिससे सेप्टिक टैंक की एफिशिएंसी घटती है। तो कितने दिनों बाद? आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीनों के बाद स्लज विड्रॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 12 महीने के बाद स्लज का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है और सेप्टिक टैंक की एफिशिएंसी घट जाती है। यानी साल में एक बार स्लज रिमूवल यानी विड्रॉल जरूरी है। अगला क्वेश्चन है द लिक्विड डेप्थ ऑफ ए सेप्टिक टैंक फॉर डोमेस्टिक यूज इज यूजुअली। द लिक्विड डेप्थ ऑफ ए सेप्टिक टैंक फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक टैंक के लिए लिक्विड डेप्थ क्या होनी चाहिए सेप्टिक टैंक के लिए? तो अकॉर्डिंग टू IS 2470 में, अकॉर्डिंग टू 2470 लिक्विड डेप्थ 1.2 से 1.8 मीटर तक, 1.2 से 1.8 मीटर रिकमेंडेड है ताकि डाइजेशन और स्लज सेटलमेंट ठीक से हो। कितना? 1.2 से 1.8 मीटर लिक्विड डेप्थ हमारी होनी चाहिए सेप्टिक टैंक में 1.2 से 1.8 मीटर, जिससे क्या हो डाइजेशन और स्लज सेटलमेंट ठीक से हो सके। अगला क्वेश्चन हमारा फ्री बोर्ड प्रोवाइडेड इन सेप्टिक टैंक इज यूजुअली। फ्री बोर्ड सेप्टिक टैंक में यूजुअली कितना प्रोवाइड किया जाता है? तो फ्री बोर्ड हमारा 300 mm दिया जाता है जिससे इसका ओवरफ्लो ना करे और मेंटेनेंस इजी रहे। कितना फ्री बोर्ड होता है? 300 mm, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है रिकमेंडेड विथ टू लेंथ रेशियो ऑफ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के लिए लेंथ टू विथ टू लेंथ रेशियो क्या होता है सेप्टिक टैंक के लिए? विथ टू लेंथ हमारा रेशियो होता है
विथ टू लेंथ हमारा रेशियो होता है 1:3, 1:3, यानी लेंथ हमारा इक्वल टू होता है 2 to 3 टाइम्स विथ का 2 से 3 गुना हमारा लेंथ होता है, जिससे फ्लो यूनिफॉर्म हो और सेटलमेंट एफिशिएंट हो। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विथ टू लेंथ रेशियो होता है 1:3, अगर विथ 1 है तो लेंथ हमारी उसका 2 से 3 गुना रहती है। क्यों? क्योंकि फ्लो, जिससे फ्लो जो हमारा यूनिफॉर्म हो और सेटलमेंट एफिशिएंट रहे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, मिनिमम नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ए सेप्टिक टैंक फॉर पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 20। अगर पॉपुलेशन हमारा 20 से ज़्यादा है तो सेप्टिक टैंक के चैम्बर में, मतलब सेप्टिक टैंक में मिनिमम नंबर ऑफ चैम्बर कितने होना चाहिए? तो IS कोड के अनुसार अगर हमारी पॉपुलेशन 20 से ज़्यादा है, इसके लिए कम से कम 2 चैम्बर्स रखने चाहिए जिससे बेटर डाइजेशन हो सके। अगर पॉपुलेशन 20 से ज़्यादा तो कम से कम 2 चैम्बर रखने चाहिए जिससे बेटर डाइजेशन हो सके। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, द टाइप ऑफ डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन ए सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में किस टाइप का डाइजेशन होता है? तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो सेप्टिक टैंक में हमारा एनारोबिक डाइजेशन होता है। क्या होता है? एनारोबिक डाइजेशन होता है। सेप्टिक टैंक्स में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, इसलिए डाइजेशन स्ट्रिक्टली एनारोबिक होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो गया? चलिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, स्लज इन सेप्टिक टैंक अंडरगोज। स्लज इन सेप्टिक टैंक अंडरगोज, तो सेप्टिक टैंक में क्या होता है? एनारोबिक प्यूट्रिफिकेशन में स्लज वॉल्यूम रिड्यूस होता है और गैसेस प्रोड्यूस होती है। तो स्लज टैंक में क्या होता है? प्यूट्रिफिकेशन होता है। प्यूट्रिफिकेशन में स्लज वॉल्यूम कम होता है, स्लज वॉल्यूम रिड्यूस होता है और गैसेस प्रोड्यूस होती है। एनारोबिक प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है सेप्टिक टैंक में? स्लज का एनारोबिक प्यूट्रिफिकेशन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्यूट्रिफिकेशन में क्या होता है? स्लज वॉल्यूम कम होता है और गैसेस प्रोड्यूस होती है। अगला सवाल हमारा है, द आउटलेट ऑफ सेप्टिक टैंक इज जनरली कनेक्टेड टू। सेप्टिक टैंक का आउटलेट जनरली किससे कनेक्टेड रहता है? तो एफ्लुएंट सॉकपिट में जमा एफ्लुएंट सॉकपिट में जाता है जहाँ सॉइल फिल्ट्रेशन और एनारोबिक डाइजेशन होता है। कहाँ जाता है? सॉकपिट में जाता है। द आउटलेट ऑफ सेप्टिक टैंक इज जनरली कनेक्टेड टू सॉकपिट। सॉकपिट में क्या होता है? सॉकपिट में सॉइल फिल्ट्रेशन और एरोबिक डाइजेशन होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए हमारा ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। गैस formed during septic tank digestion mainly contains। सेप्टिक टैंक डाइजेशन के दौरान कौन सी गैसेस मेनली प्रोड्यूस होती है उसकी बात हो रही है। तो मेनली हमारी मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। एनारोबिक डाइजेशन में मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैसेस बनती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हमारा, रिकमेंडेड स्लोप ऑफ इनलेट पाइप इन सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में इनलेट पाइप के लिए रिकमेंडेड स्लोप कितनी है? इनलेट पाइप के लिए स्लोप हमारी 1:40 स्लोप फॉर वेलोसिटी मेंटेन करता है। 1:40 स्लोप फ्लो वेलोसिटी मेंटेन करता है जिससे सॉलिड सेटल हो पाते हैं। 1:40 स्लोप रखने से क्या होता है? फ्लो वेलोसिटी मेंटेन रहती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, 1:40 स्लोप रहनी चाहिए इनलेट पाइप की इन सेप्टिक टैंक पर। अगला सवाल हमारा, सेप्टिक टैंक इज मोस्ट सुटेबल फॉर। सेप्टिक टैंक कहाँ के लिए मोस्ट सुटेबल होता है? तो सेप्टिक टैंक हमारा रूरल या सेमी अर्बन एरियाज़ के लिए बेस्ट रहता है। जहाँ सीवरेज नहीं है वहाँ सेप्टिक टैंक बेस्ट होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
आइसोलेटेड अर्बन हाउसेस के लिए, आइसोलेटेड अर्बन हाउसेस, आइसोलेटेड रूरल हाउसेस के लिए, आइसोलेटेड रूरल हाउसेस के लिए हमारा सेप्टिक टैंक बेस्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइसोलेटेड रूरल हाउसेस के लिए सेप्टिक टैंक मोस्ट सुटेबल रहता है। अगला सवाल हमारा, साउंड इंटेंसिटी लेवल इज मेजर्ड इन, यहाँ से हमारे साउंड यानी एयर पोल्यूशन के या साउंड पोल्यूशन के यहाँ से क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, साउंड इंटेंसिटी लेवल इज मेजर्ड इन, साउंड इंटेंसिटी लेवल किसमें मेजर किया जाता है? नॉइज पोल्यूशन का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, तो ये डेसिबल में मेजर करते हैं। नॉइज लेवल्स को हम डेसिबल में मेजर करते हैं, जो लॉग स्केल में इंटेंसिटी बताते हैं। ठीक है, डेसिबल, साउंड इंटेंसिटी डेसिबल में मेजर करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। परमिसिबल नॉइज लेवल इन रेसिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग डे टाइम एज पर CPCB अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पब्लिक अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार रेजिडेंशियल एरिया में डे टाइम में परमिसिबल नॉइज लेवल क्या रहना चाहिए? तो रेजिडेंशियल एरिया में दिन में 55 dB लिमिट है और रात में 45 dB, यानी दिन में जो हमारा नॉइज़ लेवल है वो 55 डेसिबल और नाइट में 45 डेसिबल रहना चाहिए। तो यहाँ पूछा है डे टाइम का कितना हो गया? 55 डेसिबल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 55 डेसिबल। परमिसिबल नॉइज लेवल इन इंडस्ट्रियल एरिया ड्यूरिंग डे टाइम एज पर CPCB, तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए डे टाइम में पूछा है परमिसिबल नॉइज लेवल। तो इंडस्ट्रियल एरियाज में डे टाइम में नॉइज लेवल हमारा 75 dB होता है और नाइट में 70 dB यानी डेसिबल। तो डे टाइम का पूछा तो कितना हो जाएगा? 75 डेसिबल ड्यूरिंग डे टाइम, तो 75 डेसिबल। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। परमिसिबल नॉइज लेवल इन साइलेंस जोन्स ड्यूरिंग नाइट टाइम, साइलेंस जोन में नाइट टाइम के दौरान नॉइज लेवल क्या रहना चाहिए? तो साइलेंस जोन में नाइट टाइम में जो नॉइज लेवल हमारा 40 dB मैक्सिमम अलाउड है। कितना? 40 dB, यानी 40 डेसिबल मैक्सिमम अलाउड है। कौन सा? साइलेंस जोन में। साइलेंस जोन जैसे हॉस्पिटल, कोर्ट्स, ये सब। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, साइलेंस जोन में 40 डेसिबल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है हमारा, मोस्ट सेंसिटिव ह्यूमन ईयर फ्रिक्वेंसी रेंजेस, मोस्ट सेंसिटिव ह्यूमन ईयर फ्रिक्वेंसी रेंज कौन सी है? तो 1000 से 4000 हर्ट्ज ह्यूमन ईयर स्पीच फ्रिक्वेंसी मोस्ट सेंसिटिव है। कितनी? 1000 से 4000 हर्ट्ज। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोस्ट सेंसिटिव होता है ये। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, नॉइज पोल्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय, नॉइज पोल्यूशन किससे कंट्रोल किया जा सकता है? सोर्स कंट्रोल करके, पाथ कंट्रोल करके, रिसीवर प्रोटेक्शन करके। तो ये तीनों मेथड से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को। सोर्स, पाथ और रिसीवर तीनों को यूज़ करके हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला सवाल है हमारा, डेसिबल स्केल इज, डेसिबल स्केल कैसा होता है? लीनियर होता है, लॉगरिथमिक होता है, इन्वर्स होता है? तो अब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हमारा जो डेसिबल है वो लॉगरिथमिक होता है, लॉगरिथमिक स्केल होता है। तो ऑप्शन बी सही है, लॉग स्केल लार्ज वेरिएशंस को आसान रूप से एक्सप्रेस कर पाता है, इसलिए हम डेसिबल स्केल हमारा है लॉगरिथमिक स्केल है। डेसिबल स्केल कैसा है? लॉगरिथमिक स्केल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, वाइट नॉइज कंटेंट्स, वाइट नॉइज कंटेंट्स क्या क्या कंटेंट करते हैं वाइट नॉइजेस? वाइट नॉइजेस में सभी फ्रिक्वेंसीज इक्वल इंटेंसिटी में होती है। क्या होती हैं?
सभी फ्रिक्वेंसीज इक्वल इंटेंसिटी में होती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, मल्टीपल इक्वल फ्रिक्वेंसीज। अगर बहुत सारी इक्वल फ्रिक्वेंसीज हैं इक्वल इंटेंसिटी की, तो उसको बोलेंगे वाइट नॉइज कंटेंट। वाइट नॉइज मतलब इक्वल फ्रिक्वेंसीज, मल्टीपल बहुत सारी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। वाइट नॉइज मीन्स मल्टीपल इक्वल फ्रिक्वेंसीज। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। द मेन हेल्थ इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हाई नॉइजेज। अगर बहुत दिनों तक हाई नॉइज है, इफेक्ट है, बहुत दिनों तक हाई नॉइज इफेक्ट है, तो उससे मेन हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कंटिन्यूस हाई नॉइज से परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर कंटिन्यूस हाई नॉइज है तो उससे परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही है, मतलब सुनाई देना बंद हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। नॉइज लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन इज अबाउट। नॉर्मल कन्वर्सेशन में नॉइज लेवल कितना रहता है? तो नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए नॉइज लेवल हमारा 60 से 65 डीबी रेंज में होता है। 60 से 65 यानी 60 से 65 डेसिबल। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइलेंस जोन। इनमें से कौन सा एक साइलेंस जोन है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने साइलेंस जोन की बात की थी। तो साइलेंस जोन के लिए हमारा 40 डेसिबल नॉइज़ का वो था, रेंज था। तो यहाँ पे साइलेंस जोन की बात हो रही, तो हॉस्पिटल एरिया हमारा एक साइलेंस जोन होता है। क्या होता है? हॉस्पिटल एरिया हमारा साइलेंस जोन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। हॉस्पिटल हो, कोर्ट हो, स्कूल हो, ये सब साइलेंस जोन में आते हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, जोन मतलब स्कूल, कोर्ट, ये सब साइलेंस जोन में आएंगे। यहाँ पे नॉइज लेवल कितना रहना चाहिए? 40 डेसिबल। चलते हैं अगले सवाल पर। जेट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नॉइज लेवल इज अबाउट। यानी जेट एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है तब नॉइज लेवल कितना लगभग होता है? जब हमारा जेट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उस टाइम नॉइज लेवल हमारा 120 से 130 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जिससे ईयर फेन थ्रेशोल्ड हो जाता है, कान दर्द करने लगता है, इतना ज़्यादा नॉइज लेवल होता है। तो कितना होता है? 120 से 130 डेसिबल। ऑप्शन सी हमारा सही है। जब हमारा जेट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो 120 से 130 डेसिबल तक नॉइज लेवल होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। नॉइज पोल्यूशन इज कंसिडर्ड हार्मफुल इफ लेवल एक्सीड्स। कौन सा लेवल एक्सीड कर जाए तब हमारे लिए नॉइज पोल्यूशन हार्मफुल हो जाता है? अगर 80 डेसिबल से ऊपर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर डेंजरस होता है। अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए नॉइज पोल्यूशन तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। कितना? 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो जाए नॉइज पोल्यूशन तो हमारे लिए वो हार्मफुल माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है हमारा। ए क्यू आई स्टैंड फॉर। ए क्यू आई स्टैंड फॉर, ए क्यू आई का फुल फॉर्म पूछा है। तो ए क्यू आई का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन ए हमारा सही है। ए क्यू आई हवा की गुणवत्ता को स्केल में दर्शाता है, यानी हवा की क्वालिटी बताता है हमारा ए क्यू आई। ऑप्शन हमारा ए सही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगला सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एग्जाम्पल। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल हमारा SO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 डायरेक्टली एमिटेड होता है, हैंस प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो SO2 हमारा एयर पोल्यूशन के लिए प्राइमरी पोल्यूटेंट है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूशन के लिए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है।
सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एग्जाम्पल, प्राइमरी हमारा SO2 हो गया, सेकेंडरी कौन सा होता है? सेकेंडरी हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं ओजोन, सेकेंडरी हमारा होता है ओजोन। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, जैसे ओजोन फोटोकेमिकल स्मोक में बनता है। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होता है हमारा SO2 और सेकेंडरी होता है ये ओजोन। ऑप्शन सी सही है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल हमारा ओजोन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा 41 नंबर है, मेजर पोल्यूटेंट फ्रॉम वेहिकुलर एमिशन। वेहिकुलर एमिशन से मेजर पोल्यूटेंट कौन सा डेवलप होता है, कौन सा बनता है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है वेहिकुलर एमिशन से। वेहिकुलर एमिशन मतलब वाहनों से ज़्यादातर कौन सा पोल्यूटेंट एमिशन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबस्टन से जब बनता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबस्टन से बनता है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, PM2.5 refers to particles of size less than। PM2.5 refers to particle of size less than, किस साइज से कम साइज को रेफर करता है PM2.5? PM2.5 यानी 2.5 माइक्रोमीटर से कम के लिए रेंज बताता है। PM2.5 लंग्स में डीप जाकर हेल्थ रिस्क बनाता है। अगर पार्टिकल्स हमारे 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो लंग्स में जाकर डीप में जाकर हेल्थ में रिस्क बनाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा है, परमिसिबल लिमिट ऑफ PM2.5 एज पर NAAQS। तो NAAQS मतलब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार NAAQS का फुल फॉर्म होता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसके अनुसार परमिसिबल लिमिट क्या होती है PM2.5 की? तो परमिसिबल लिमिट हमारी होती है 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये किसके अनुसार है? CPCB NAAQS में 24 आवर्स के लिए आवर्स में PM2.5 की लिमिट है 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन हमारा, परमिसिबल लिमिट ऑफ SO2 एज पर NAAQS। NAAQS का फुल फॉर्म बता चुके हैं हम, क्या होता है? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसके अनुसार परमिसिबल लिमिट ऑफ SO2 क्या होती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की परमिसिबल लिमिट क्या होती है 24 आवर्स के लिए? तो SO2 की परमिसिबल लिमिट हमारी होती है 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर SO2। कितनी? 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर SO2। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था परमिसिबल लिमिट ऑफ PM2.5 एज पर NAAQS, उसमें भी 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था, उसमें हमारा कितना था? 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था। परमिसिबल लिमिट ऑफ PM2.5 24 आवर्स के लिए एज पर NAAQS कितनी थी? 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। SO2 के लिए कितनी? 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। SO2 के लिए 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन हमारा है, फोटोकेमिकल स्मोक इज मेनली ड्यू टू। फोटोकेमिकल स्मोक मेनली किसके कारण होता है? तो फोटोकेमिकल स्मोक मेनली किसके कारण होता है? सनलाइट और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो उनके कारण बनता है हमारा, और हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट। सनलाइट जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स सनलाइट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट करके स्मोक बनाते हैं।
तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। NOx एंड हाइड्रोकार्बन्स, सनलाइट हो और NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स मिलकर स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए हमारी CFC रिस्पॉन्सिबल है। CFC कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। CFC स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन डिस्ट्रॉय करता है। CFC स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर कहाँ बनती है? तो ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है। कहाँ? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ऑप्शन सी सही है हमारा। ओजोन लेयर की डिप्लेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है CFC। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, द डिवाइस टू कंट्रोल पार्टिकुलेट मैटर इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में पार्टिकुलेट मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है? तो साइक्लोन सेपरेटर, ESP, फैब्रिक फिल्टर, ये सभी यूज़ किए जाते हैं। ये सभी पार्टिकुलेट मैटर्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तीनों डिवाइसेस पार्टिकुलेट मैटर्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। साइक्लोन सेपरेटर, ESP, फैब्रिक फिल्टर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, ग्रीन हाउस गैस विद हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्रीन हाउस गैस विद हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? तो SF6 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है 23,900 के बराबर लगभग। कितना? 23,900 के बराबर। तो हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसमें होता है? SF6 में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसमें होता है? सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है SF6 में। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, द मेन पोल्यूटेंट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स से मेन पोल्यूटेंट कौन निकलता है? तो थर्मल पावर प्लांट से SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड मेन पोल्यूटेंट निकलता है। कोल बर्निंग में सल्फर बनता है। कोल मतलब कोयला जब जलता है तो सल्फर बनता है, उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 50, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन इंडिया इनेक्टेड इन, इंडिया में एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब आया? तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया 1981 में। कब आया? 1981 में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में लागू हुआ। ऑप्शन सी हमारा सही है, 1981 में लागू हुआ। तो खत्म होते हैं आज के हमारे 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, हमारे क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर यहीं आते हैं CBT 1 में, SSC JEE के। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को, ताकि और लोगों तक पहुंच सके। इसी तरह हम लोग अप टू द एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम तक ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग टॉपिक्स पर, जिससे एक बेहतर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन सके, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। अच्छे क्वेश्चंस देख के हम लोग का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और हम लोग बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी का लाभ हो। मिलेंगे कल फिर से 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।